क्यों वेनेजुएला पर हमला कर रहा है? क्योंकि वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार हैं और वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने देश की ऑयल कंपनीज का दबदबा बनाकर, वहाँ के तेल की खदानों पर अपना दबदबा बनाकर अपने डॉलर को ऊपर उठाना चाहती है और ज्यादा ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर का दबदबा बना रहे। अमेरिका को जब इतनी बड़ी इकोनॉमी है तो उसको 80 देशों पर अपने मिलिट्री बेस बनाने की क्या जरूरत पड़ी? इसका सीधा सा कारण है कि वो वहाँ की राजनीति को, वहाँ की सत्ता को, वहाँ की पॉलिसी को अमेरिका के हित में बनाए रखना चाहता है, क्योंकि जो देश उसको समर्थन नहीं करते वो वहाँ पर सत्ता परिवर्तन के माध्यम से वहाँ पर अटैक करके वहाँ की सत्ता को बदलता है और वहाँ पर अपनी कठपुतलियां सरकार बनवाता है। ये इराक में हमने देखा, ये अफगानिस्तान में हमने देखा। तो इसी तरह से अमेरिका अपने वर्चस्व को, अपने साम्राज्य को न केवल बनाए रखना चाहता है बल्कि उसे वर्चस्व उसको लगातार प्रसारित कर रहा है, फैलाने का काम कर रहा है। अलग अलग देश और गरीब देश जैसे भारत, एक विकासशील देश है, भारत की ज्यादातर जनता जो है 80-90% जनता की आमदनी महीने की 10,000 रुपए भी नहीं है, वो जनता मजबूर होती रहे बहुत बढ़े हुए दामों पर आटा, दाल, तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें खरीदने के लिए। तो हमें क्यों सबसे हम इस देश की जनता को, भारत की जनता को क्यों फर्क पड़ता है इनसे? सीधा फर्क इसलिए पड़ता है कि डॉलर जब भी बढ़ता है रुपया गिरता है और हमें अपने माल को, अपने श्रम को सस्ती दरों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चाहे वो हमारे इस देश के जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो बहुत मेहनत से अपना श्रम डाल के सामान बनाते हैं, उन्हें उनके एक्चुअल दामों से बहुत कम दामों पर हमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचना पड़ता है ताकि हम डॉलर के रिजर्व बना सकें और उन रिजर्व से हम तेल खरीद सकें। और इसी पूरे पैटर्न को समझकर हमें अमेरिकी साम्राज्यवाद की खिलाफत करने की जरूरत है। 3 जनवरी को राष्ट्रपति निकोलस को गिरफ्तार कर लिया गया अमेरिका द्वारा। अमेरिका पूरे वर्ल्ड में लगता नहीं कि साम्राज्यवाद की स्थापना करना चाहता है। लगता नहीं है, वो है। वो बस ये है कि कहा नहीं जा रहा है। वो अपने को लोकतंत्र की खाल ओढ़ाकर नीचे उसके अंदर जो गीदड़ छिपा हुआ है लोकतंत्र के नाम पे, वो अलग अलग समय पे निकल ही आता है। वो भेड़ नहीं है, बकरी नहीं है। वो सीधी सी बात है कि दूसरे देशों के चुनी हुई शासन को जब उखाड़ फेंकना किसी राज्य की नीयत हो और खासकर अमेरिका की, तो उसे साम्राज्यवादी देश ही कहा जाएगा। तेल को लेके कहा जा रहा है कि ये सब हमला, मेन बात है कि पूंजीवाद है ना, ठीक है। आपको लगता है कि थोड़ा सा खनिज संसाधन है तभी वो अमेरिका उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन अमेरिका का हर जगह हस्तक्षेप करना, ऐसा लगता नहीं है कि सब के सब सरकार फेल होती है अमेरिका के सामने और कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है? क्या लगता नहीं आपको? ये कारण है, इसका कारण है कि वो दुनिया की लगभग 1/4 जीडीपी का उस अमेरिका के पास कंट्रोल है, यानी कि आर्थिक ताकत के तौर पर देखें तो दुनिया की बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, मिलिट्री के तौर पर देखें, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री, सबसे बड़ी ताकत उसके पास हथियारों के रूप में जखीरा उसके पास मौजूद है। और यही कारण है कि दुनिया के जो तीसरे मुल्क के देश है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसके खिलाफ नहीं बोलती हैं, क्योंकि उसका डोमिनेंस है, उसका कंट्रोल है। और हम कह रहे हैं कि क्यों अमेरिका को जब इतनी बड़ी इकोनॉमी है तो उसको 80 देशों पर अपने मिलिट्री बेस बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? इसका सीधा सा कारण है कि वो वहाँ की राजनीति को, वहाँ की सत्ता को, वहाँ की पॉलिसी को अमेरिका के हित में बनाए रखना चाहता है, क्योंकि जो देश उसको समर्थन नहीं करते वो वहाँ पर सत्ता परिवर्तन के माध्यम से वहाँ पर अटैक करके वहाँ की सत्ता को बदलता है और वहाँ पर अपनी कठपुतलियाँ सरकार बनवाता है। ये इराक में हमने देखा, ये अफगानिस्तान में हमने देखा। तो इसी तरह से अमेरिका अपने वर्चस्व को, अपने साम्राज्य को न केवल बनाए रखना चाहता है बल्कि उसे वर्चस्व उसको लगातार प्रसारित कर रहा है, फैलाने का काम कर रहा है। और इसीलिए हम जनवाद के पक्षधर लोग इस हमले की निंदा कर रहे हैं और भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो भी इसकी निंदा करे और निकोलस की रिहाई की मांग करे और अमेरिका पर दबाव बनाए। भारत पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, ऐसे कोई कारण आपके नज़र में? देखिए, मैं मानता हूं कि अमेरिका का मजबूत होना, किसी एक देश के पास दुनिया की 25% जीडीपी का कंट्रोल होना, वो उन अन्य पिछड़े देशों के लिए हमेशा खतरनाक होता है और ये हमें दिखता भी है। क्यों? इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब ये दुनिया के सामने आया कि वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ज़्यादा रिजर्व तेल भंडार है, तो उसके बाद अमेरिका की लगातार तिरछी निगाहें वेनेजुएला की तरफ बनी। उसने आरोप लगाया कि ये ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है। ये वैसा ही उदाहरण है जैसे इराक में उसने परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया की बात कहते हुए इराक के तेल को कंट्रोल करने का काम किया। अब ये वेनेजुएला में हो रहा है। और तेल पे कंट्रोल किसका हो, ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। क्यों? क्योंकि तेल में जो व्यापार होगा वो डॉलर के माध्यम से होगा। तेल जिसके पास होगा उसको डॉलर में तेल खरीदना पड़ेगा और डॉलर से अमेरिका का वर्चस्व हमेशा इकोनॉमी में बना रहेगा। क्यों? क्योंकि डॉलर हर देश को इसके लिए डॉलर का रिजर्व रखना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे अमेरिका से व्यापार करना है तो वो रुपयों में व्यापार नहीं करेगा, वो डॉलर में व्यापार करेगा और डॉलर में जब व्यापार करना पड़ेगा तो हमें डॉलर का अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा। और डॉलर का रिजर्व आएगा कहाँ से? डॉलर का रिजर्व आएगा जब हम निर्यात करेंगे अमेरिका को। और निर्यात कब करेंगे? जब, क्योंकि अब चाइना भी प्रोडक्शन कर रहा है, वो भी निर्यात करेगा, भारत भी निर्यात करेगा, पर किसके साथ? वो अपने आर्थिक संबंध बनाएगा जो सस्ते में निर्यात करेगा। तो सस्ते में निर्यात करना
हमारे लिए मजबूरी हो जाएगा ताकि हम डॉलर का रिजर्व बनाए रख सके। और सस्ते में निर्यात करवाने के लिए क्या होगा, हमें अपने देश की फैक्ट्रियों में मजदूरों को कम वेतन पे ज्यादा काम करवाना पड़ेगा ताकि सस्ता प्रोडक्ट हम पैदा कर सके और अमेरिका को बेच सके। हमें देश के किसानों को ज्यादा मेहनत करवा के सस्ता उत्पाद बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, उनका शोषण होगा और इस आधार पे हम वहां पे गेहूं और अनाज भेज पाएंगे। यानी कि डॉलर का रिजर्व का मतलब है कि हमारे देश के मेहनत कशों का हमें और ज्यादा शोषण, यहाँ के देश के पूंजीपतियों को और ज्यादा शोषण करना पड़ेगा, तभी हम निर्यात कर पाएंगे। एक सवाल है इसी के ऊपर सर, आप आ गए डॉलर पे, तो आज डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, भारत की रुपये की वैल्यू गिर रही है। 2-4 पॉइंट मेरे दर्शक भी पूछ रहे थे कि कोई अगर पढ़ा लिखा मिले तो पूछना कि इससे क्या होगा, क्योंकि अंधभक्त ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा बताइए कि रुपया गिरने के कारण भारत पे कुछ असर पड़ेगा थोड़ा सा? देखिए, रुपया गिरने का मामला है कि हम कोई भी, ठीक है, चीज़ खरीदने जब मार्केट में जाएंगे, जो पहले 1 रुपए में मिल जा रही थी वो अब 1.5 रुपए में मिलेगी। रुपया एक ही दिख रहा है, एक उसका ह्रास नहीं हो रहा है, पर उसकी जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाएगी। इसी तरह से जब अमेरिका का डॉलर का रेट बढ़ेगा तो हमारी रिजर्व, जो अगर 100 रुपए में पहले हम 10 सामान खरीद सकते थे, अब डॉलर का रेट बढ़ जाने के कारण अब हम 5 ही सामान खरीद पाएंगे। तो यानी हमारी क्रय शक्ति लगातार घट रही है डॉलर के दाम बढ़ने के कारण। डोनाल्ड ट्रंप, हमारे पास रिजर्व भी बढ़ता जा रहा है डॉलर का, लेकिन हमारे पास क्रय शक्ति घटती जा रही है। तो यानी बढ़े हुए रिजर्व के बावजूद अब हम कम खरीद पा रहे हैं और इससे अमेरिका को फायदा है। कुछ चीज़ें महंगी होगी, बिल्कुल सीधी सी बात है, महंगी होगी। तेल आप महंगा होगा, जो भी आयात कर रहे हैं, सोना है, खनिज है, जो भी आप आयात कर रहे हैं, लोहा है, स्टील है, जो भी आपको आयात करने की जरूरत पड़ती है, या आप कहें कि खनिज, जो इलेक्ट्रिक लिथियम बैटरी बनाने के लिए जो खनिज चाहिए, वो भी आपको खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा डॉलर में। डोनाल्ड, लगता है कि अमेरिका साम्राज्यवाद को पूर्ण स्थापित करना चाहता है, जो पूरी दुनिया ने देखा है 1945 में। ठीक है, देखिए, आज जो अमेरिका के हमें बेशरम साफ तौर पर खालिस गुंडागर्दी करते हुए ये जो अटैक दिखाई पड़ रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को दर्शाते हैं। पहली बात तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की गिरती हुई इकोनॉमी को बचाने के लिए इस तरीके का डेस्परेट अटेम्प्ट जो अमेरिका कर रहा है, जिसमें अलग अलग समय पर कभी ईरान में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर, कभी लिबिया में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के नाम पर, हाल फिलहाल में पैलेस्टीन में फिर से, और अभी वेनेजुएला में, वहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग और बाकी चीज़ें रोकने की आड़ में यहाँ पे साफ तौर पर हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के सबसे बड़े भंडार वेनेजुएला में मौजूद हैं, जिन पर अपना कब्जा बनाने के लिए, दबदबा बनाए रखने के लिए लंबे समय से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलग अलग देशों में प्रयास करता रहा है। और आज इतनी बेशर्मी पर ये उतर आए हैं कि वहाँ के प्रेसिडेंट को, उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया जाता है, और ये सबको एक अटेम्प्ट बताया जाता है कि ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। और उसके बाद ही सीधे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का ये बयान भी हमारे सामने आता है कि यूएस की अमेरिकन ऑयल कंपनीज को वहाँ पर सेटअप करके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे साफ तौर पर हमारे सामने पूरा सबूत और मौजूद है कि के समर्थन में अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम यहाँ पर इसलिए भी मौजूद हैं कि हर देश का, और खास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, जिन्हें ग्लोबल साउथ कहते हैं, जो डेवलपिंग विकासशील देश हैं, उनका अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर हक होना चाहिए। आज अमेरिका ये हमला क्यों कर रहा है? वो ये साफ तौर पर कहना चाहता है कि अगर आप अपने देश की भू संपदा, तेल के खदान, इन सब पर उनकी संप्रभुता नहीं बनने देंगे, अगर आप उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज के सामने नहीं झुकेंगे, तो आपका भी यही हश्र होगा। और इसलिए भारत जैसे देश के लोगों को, देश की सरकारों को आज यूएस इंपीरियलिज्म को चैलेंज करते हुए अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा खेल तेल का है। जहां पर भी तेल की सुगंध आती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, वहां पर जाकर लोगों की जिंदगियां आज भारत चुप है, आज भारत का कोई जवाब नहीं निकल रहा है, लेकिन एस जयशंकर ने थोड़ा सा टिप्पणी व्यक्त की है। क्या लगता नहीं है कि ऐसा हाल भारत को भी हो सकता है आगे चल के? बिल्कुल हो सकता है। आप एक बात बताइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएस ये डेस्परेट अटेम्प्ट्स कर रहा है ताकि डॉलर का दबदबा बना रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल का जो ट्रेड है वो डॉलर में ही हो। और मेहनत का जो भारत जैसे देश हैं, उनको तेल खरीदने के लिए डॉलर के रिजर्व्स बिल्ड करने पड़ते हैं, जिसके लिए हमें अपनी करेंसी, यानी कि हमारा जो माल हमारे देश के मजदूर बनाते हैं, उसको सस्ते दामों पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमें बेचना पड़ता है। हमारा अपना लेबर और सस्ते दामों पर हमें बेचना पड़ता है। हमें अपनी करेंसी डीवैल्यू करनी पड़ती है डॉलर के रिजर्व्स बिल्ड करने के लिए। तो इससे किसको फर्क पड़ता है सबसे ज़्यादा? देश में जो किसान हैं,
जो मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो रोज मंदी का शिकार होते हैं, बढ़ती हुई महंगाई का शिकार होते हैं, रोज बढ़ते हुए आटा, दाल, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस, एलपीजी, इन सब के बढ़ते हुए दामों से सबसे ज्यादा मार देश के बहुसंख्यक जनताओं को होती है। एलिट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसीलिए मैं हमारे जैसे देश की जनता को और सरकारों को भी साम्राज्यवाद के खिलाफ बोलने की ज़रूरत है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। भारत जो यूनाइटेड नेशंस में भी फ़िलिस्तीन पर हमला रुके, उस पर भारत की सरकार को एक ठोस स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, अभी तक नहीं ले रही है। बहुत ही शर्म की बात है, बड़ी छाती चौड़ी करके इस देश की सरकार और उनके नेता आज ये दंभ भरते हैं कि हम तो बहुत बड़े विश्व गुरु हो गए हैं, हर कोई मोदी जी के आगे झुक रहा है, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे तौर पर अमेरिका के सामने केवल भारत की सरकार झुकती हुई हमें दिखाई पड़ती है। और यहाँ तक कि बड़े बड़े देश भर्त्सना कर चुके हैं यूएस के इस तरीके के तानाशाही के खिलाफ। It's high time even India needs to raise its voice in solidarity with the people of Venezuela. Long live people's resistance, long live Venezuelan and Palestinian people's resistance, and down with imperialism.